हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। टिल टुडे हमने फंडामेंटल राइट के 4 क्लासिफिकेशन कर लिए हैं। पहला था राइट टू इक्वलिटी। दूसरा हमने राइट टू फ्रीडम किया। तीसरा हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किया, आर्टिकल 23-24। चौथा हमने किया था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो 4 क्लासिफिकेशन किए। आज हम 5वां क्लासिफिकेशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पर करेंगे। सो यहां तक हमने 25 to 28 तक कर लिया था। सो आज हम आर्टिकल 29, 30 एंड 32 करेंगे। ओके, सो ये आर्टिकल वाइज लगभग मेन पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मिसलेनियस पार्ट रहेगा, वो एक वीडियो में मैंने आखिर का वीडियो कल के वीडियो में करवा देना है। ओके, सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। So what is article 29 says? 29 clause 1 guarantees to any section of citizen. Important है, article 29 is for the citizen. So अभी तक हमने article 15, article 16, article 19 and today we are seeing article 29. These articles are for the citizen. So any section of citizen residing in any part of India having a distinct language, script और culture. So 3 चीजें लिखी गई है, language, script और culture. Its own right to conserve the same. अगर किसी का अलग तरह का यूनिक लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट है तो उसको कंजर्व करने का उनके पास में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29 के थ्रू। ओके, सो 29 में क्या क्या मेंशन है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। सो आपको ध्यान रखना है कि 3 चीजें मेंशन है। आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स द राइट टू माइनॉरिटी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की माइनॉरिटी की बात की गई है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, 2 तरह की माइनॉरिटी की बात की है। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये तीनों वापस से रिपीट हुआ है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। सो उनको अपना कल्चर को कंजर्व करने के लिए, लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, स्क्रिप्ट को कंजर्व करने के लिए दे कैन हैव ए their own educational institution. So article 30 से रिलेटेड बहुत सारे बातें हुई है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेके। तो मैं आपको उसका छोटा सा जिस्ट आगे बता दूंगा। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्दर आर्टिकल 32 prohibits the state from discriminating against any educational institution in granting aid. However, no citizen shall be denied admission in any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the ground of religion, race, caste, language or place of birth. Okay, so इसके कहने का मतलब ये है कि स्टेट है वो किसी को भी फंड देने में, चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है चाहे और नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा फंड देने में, सबको फंड देगा अगर फंड दे रहा है तो। इट विल नॉट से कि ये रिलीजन बेसिस इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सो आई विल नॉट प्रोवाइड द फंड बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दिस इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो कंजर्विंग द one of unique language, script or culture. So that's why state have to provide the equal
or rational kind of grant in aid. So that is all about. But अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये 5-6 ग्राउंड के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। और ये गवर्नमेंट एडेड के लिए नहीं, इवन प्राइवेट के लिए भी आपको पता है ना, आर्टिकल 15(5) मैंने पहले ही पढ़ाया था, वो इंसर्ट किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में, which make it compulsory for unaided private institute to provide the reservation to backward classes. But वहां पे भी मैंने बताया था minority institution have been exempted from such obligation. So ये जो इंस्टीट्यूशन है वो आर्टिकल 331 के थ्रू आते हैं, क्लॉज 1 के थ्रू आते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ओके, लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो हमदर्द, इस तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उनमें आपका रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट अप्लाइड। इवन राइट टू एजुकेशन इज नॉट प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन से राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें उससे इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से को आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और इस पे बहुत सारे केस हुए, बट इसको होल्ड किया गया था। तो फेमस केस है टीएमए पाई, 11 जजेज का केस हुआ था। टीएमए पाई केस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, याद रख लेना। टीएमए पाई केस है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। एंड टीएमए पाई केस में आर्टिकल 30 को होल्ड 31 को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया गया था। सेम एक इनामदार केस हुआ था, टीएमए पाई केस हुआ था। और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, वो भी इसी पर्पज से बनाया गया है। एक एंडेंजर्ड लैंग्वेज के लिए भी इसी पर्पज से बनाया गया है। एंड लेटेस्ट में आपको बताता हूं, एक है दर्पण। दर्पण पोर्टल बनाया हुआ है नीति आयोग के थ्रू। नीति आयोग ने दर्पण पोर्टल बनाया है। वो दर्पण पोर्टल है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वहां पे जाके रजिस्टर करना होगा। सो उससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मॉनिटर किया जा सके। बिकॉज लेटेस्ट एक वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड को लेके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक केस हुआ था। सो वो लेटेस्ट केस है, उसमें भी ये अपील किया गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, पर उनको ध्यान रखना होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, डिस्क्रिमिनेशन का, और कैपिटेशन फीस नहीं लेनी होगी। ओके, सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, सो इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए दर्पण पोर्टल बनाया था नीति आयोग ने। सो ये मैंने आपको लेटेस्ट करंट इसमें ऐड करके बता दिया है। ओके, आर्टिकल 29 applies only for the citizen, आर्टिकल 30 applies for the citizen and non-citizen both. ओके, सो आर्टिकल 31, अब देखिए आर्टिकल 30 तक तो हम हो गए। आर्टिकल 31 का आपको पता है 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 31 को रिपील कर लिया गया था और उसको आर्टिकल 44 को रिपील करके आपका 300A बना दिया गया था। Article 31 has repealed. What is Article 31? Article 31 was related to right to property. So right to property. So property का right है, अभी वो आर्टिकल 300A हो गया है।
जिसको फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया है। सो 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, सो बट आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C इज अवेलेबल। सो आर्टिकल 31A, B एंड C के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 31A फैसिलिटेट एग्रेरियन रिफॉर्म। एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए स्पेशली 31A लाया गया था। वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1951। मैंने आपको बताया था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें आर्टिकल 31A एंड 31B लाया गया था। 31A बेसिकली एग्रेरियन रिफॉर्म यानी लैंड रिफॉर्म के लिए था कि जिनके पास में लैंड नहीं है और जिनके पास ज़्यादा लैंड है, लैंड सीलिंग है, तो उनको ये देने के लिए, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सो कॉल्ड एग्रेरियन रिफॉर्म। इट इज इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। आर्टिकल 31B बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी इसको मेंशन किया था। ये 9th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट में ही 1951 में ही किया गया था। तो इसको आपको, इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो ये एग्रेरियन, पार्लियामेंट ने बहुत ढंग से काम किया, ये एग्रेरियन रिफॉर्म थे, इससे रिलेटेड जितने भी लॉ थे उनको उठा के शेड्यूल 9 में रख दिया गया। एंड बोला गया कि शेड्यूल 9 में जो भी रखा हुआ है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसको कोर्ट टच नहीं करेगा। अगर उसका कुछ होना है तो लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड और रिपील दीज एक्ट, बट कोर्ट कैन नॉट। ओके, सो बिकॉज क्योंकि अगर एग्रेरियन रिफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर आर्टिकल 31 पहले अवेलेबल था, ये आर्टिकल 31 1978 में रिपील हुआ था एंड 1951 में ये बात चल रही है। तो वहां पे अगर राइट टू प्रॉपर्टी है एंड आप किसी से उसकी प्रॉपर्टी है उसको लिमिट लगा के उसे प्रॉपर्टी लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, देन कोर्ट में केसेस जाने थे। सो पर्पजफुली उन्होंने इससे रिलेटेड जितने भी लॉ थे उनको 9th शेड्यूल में रख दिया गया। बोला गया कि इसमें से कोई से भी पार्ट को कोर्ट है जो रिव्यू नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 31। बट आफ्टर केशवानंद भारती केस बेसिक फीचर आया 1973 के बाद में जो भी रखा गया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, कौन से केस में? IR कोयलो केस में 2007 में ये बात बोली है कि अब जो भी केशवानंद भारती के बाद में जो भी रखा गया, दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इन 9th शेड्यूल। This is not 32, this is 31, 31C. This is 31C. Empower legislature to enact the, see 31C is very important। आज की डेट में वो एम्पावर करता है कि DPSP में आर्टिकल 39B एंड C, एक्चुअल में 39 जो डीपीएसपी में आगे आपको करवाऊंगा। सो 39 ये इकोनॉमिक जस्टिस का आर्टिकल है कि सबको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो बी और सी में, बी एंड सी में क्या लिखा है? 39B में लिखा हुआ है कि आपको रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है कॉमन गुड के लिए, और कॉन्सेंट्रेशन, सी में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है। ये क्या है? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये उसी से मिलता जुलता है कि आपका किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ ना हो और बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना हो, यानी लैंड रिफॉर्म रिलेटेड ही चीज़ थी। तो इन्होंने इसमें भी बोला गया 1971 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आज तक यही स्टेटस है कि आर्टिकल 39B और C डीपीएसपी को
के रिलेटेड कोई भी लॉ लाया जाए और वो फंडामेंटल राइट को भी अगर एब्रिज कर रहा है तो भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर 14 और 19 को एब्रिज कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी को, एक्सप्रेशन को, तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानेंगे। सो बेसिकली ये तीन चीजें A, B, C, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। मैंने अच्छे से बता दिया है। आप इन्हीं नोट्स को अपने नोट्स बना सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इट विल बी वेरी यूजफुल। देयर इज, आपको डिफरेंट किताबों में ये सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा। यू विल नॉट गेट कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन द सिंगल प्लेस। आई पुट एट सिंगल प्लेस and make more comprehensive to understand for you. Okay, आर्टिकल 32 मेन आर्टिकल है जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। हमारा लास्ट वाला क्लासिफिकेशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये कह रहा है कि अगर इतने सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आप उन फंडामेंटल राइट का अगर स्टेट को अब्रीज नहीं करना चाहिए, स्टेट इसको इंडिविजुअल अब्रीज नहीं करना चाहिए, अगर एब्रीज करता है तो क्या, उस केस में रेमेडीज दी हुई है। सो ये क्या करवाता है आर्टिकल 32, इट प्रोवाइड्स फॉर मशीनरी फॉर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस आर्टिकल एम्पावर a person to approach Supreme Court directly for the enforcement of the fundamental right. Right to constitutional remedy shall not suspended except otherwise provided in the Constitution, that is during the emergency under the Article 38 and 39, 358, 359. Okay, so अगर इमरजेंसी नहीं लगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हटाया नहीं जा सकता। दिस विल बी परमानेंट। सो इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड दिस आर्टिकल द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। सो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है आर्टिकल 32। कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, without article 32 there is no use of a fundamental right, because if these fundamental right will remain on the paper, there is no remedy if these article get abridged or breached by the state. So article 226 gives the power to high court to issue writ, while article 32 is used for the enforcement of fundamental right. So article 32 enforce the fundamental right to give the power to Supreme Court to enforce by the writ, but article 226 is also power High Court to ensure or enforce these fundamental right through the writ jurisdiction. But 226 में fundamental के right के अलावा भी other purpose के लिए same type of writs can be issued by the High Court also. So यहाँ पे हाई कोर्ट के पास में वाइडर पावर है। सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करता है। हाई कोर्ट के पास में देयर इज मेनी अदर ऑप्शन फॉर दिस रिट। देयरफॉर द रिट पावर ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर अंडर द आर्टिकल 226, पावर कंफर्म्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32। ओके, नेक्स्ट है रिट। ये इंपॉर्टेंट रिट्स है, वो क्या है, कितने प्रकार की है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी issued to a person or jailer or authority who has illegally detained another person in the jail to produce the detainee before the court. Issue in the order, let the court know what ground has been confined and justify the day and cause of the detention. So court बोल रहा है कि इस डेट को क्यों आपने डिटेन किया, क्या कारण है, उसको जस्टिफाई करिए आके, किसी को भी अगर इलीगल डिटेन किया हुआ है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव मीन टू चेक द आर्बिट्री अरेस्ट by any executive authority and protect
individual liberty. Habeas corpus is prerogative writ available to all aggrieved person alike. The person aggrieved or any other on his behalf can approach the court for its issuance. So locus standi आपका locus standi आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होता. लोकस स्टैंडाई का मतलब है एग्राइव्ड पार्टी खुद को ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं. अगर कोई किसी को डिटेन कर दिया है तो वो तो अंदर डिटेंशन में है या अरेस्ट है, तो उसको उसके तरफ से उसके फैमिली मेंबर भी जा सकते हैं. सो लोकस स्टैंडाई डजंट, ये लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है. सो लोकस स्टैंडाई का मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट है एंड आई एम द अग्राइव्ड वन एंड दैट्स व्हाई I have locus standi to apply before the court for the writ. But यहाँ locus standi नहीं होती क्योंकि person already get arrested, then person directly or through the family member can apply against the private individual. मैंने यहाँ जो important part थे वो यहाँ पे write down किए हैं. So private individual, अगर एक आदमी ने दूसरा आदमी को डिटेन कर रखा है या होल्ड कर रखा है तो उसके अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस लागू की जा सकती है. ओके, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी. मैंडामस वी कमांड लोकस स्टैंडाई अप्लाई. यहाँ पे लोकस स्टैंडाई अप्लाई होती है, यूज फॉर पब्लिक राइट होता है. मैंडामस होता क्या है? इश्यूड टू गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंटल जुडिशियल बॉडीज. गवर्नमेंट की होगी या सेमी गवर्नमेंट की होगी, प्राइवेट के लिए नहीं होगी. प्राइवेट पर्सन के लिए हेबियस कॉर्पस हो गए. कोर्ट, inferior court, tribunal, board, corporation or person requiring performance of a specific duty fixed by law or associate with office occupied by the person. The writ can be issued only enforce the mandatory legal duty, not the discretionary function. It cannot issue to private person. Only public person, public use, public right के लिए होती है. Okay? प्रोहिबिशन, देखो सर्सियोराई और प्रोहिबिशन दो बहुत रिट कंफ्यूज करती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं. प्रोहिबिशन होती है वो जब किसी एक लोअर कोर्ट में, प्रोहिबिशन और सर्सियोराई दोनों क्या होती है, एक हाई जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी है. ठीक है, हाई जुडिशरी को लगता है कि लोअर जुडिशरी में कुछ जुरिस्डिक्शनल प्रॉब्लम है तो उसमें जो केस चल रहा है उस केस के रिलेटेड होती है. तो ये जुडिशरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है. सो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अगर लोअर जुडिशरी में एक केस है, केस चल रहा है, इन प्रोसेस है, तो आपका ये हायर जुडिशरी है, उनको बोलेंगे कि आपका ये जुडिशियल, आपका ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, इसलिए आप ये केस है यहाँ से ट्रांसफर करके हायर जुडिशरी में या प्रॉपर जगह में लगा दीजिए. सो हायर जुडिशरी इन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे भी लोकस स्टैंडाई होती है. आपका केस के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप केस के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए. दैट्स व्हाई एग्राइव्ड पार्टी कैन अप्लाई, कैन नॉट फॉर हायर जुडिशरी. हाँ, लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी को नहीं बोल सकता, हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को बोलेंगे. सर्सियोराई में प्रोसेस सेम है, ऑर्डर हैज पास्ड, जब ऑर्डर पास हो गया तो हायर जुडिशरी उसको ऑर्डर को इक्वेस्ट कर देगी. सो दोनों प्रकार की आपके पास में प्रोहिबिशन एंड सर्सियोराई दोनों जुडिशियल काइंड ऑफ रिट है. को वारंटर, व्हाट ऑथोरिटी, इसमें भी लोकस स्टैंडाई होता है जनरली, बट इश्यूड व्हेन द रॉन्ग पर्सन इन ऑफिस. सो ये पूछता है कि व्हाट, कोई भी अथॉरिटी और पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है किसी पोस्ट के लिए एंड ही इज देयर इन द ऑन द पोस्ट. सो वो उसको उसकी लीगल पोजीशन जानने के लिए ये रिट होती है. इसके अलावा भी बहुत सारी रिट है, जैसे कि रिट ऑफ इंजेक्शन है एंड रिट ऑफ डिक्लेरेशन है. विनीत नारायण केस में भी एक रिट अलग से रिट दी गई थी, कंटिन्यूस को वारंट ऑफ ही. इंजेक्शन की रिट ऑफ इंजंक्शन है, वो भी यहाँ मेंशन नहीं है. तो कोर्ट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज रिट बना सकता है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको ध्यान में रखना है.
पार्लियामेंट है वो लॉ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी नोटिफाई कर सकता है टू प्रोटेक्ट दीज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को नोटिफाई कर सकता है पार्लियामेंट बाय लॉ। ओके, ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिट जुरिस्डिक्शन। अभी उसके अलावा पब्लिक लिटिगेशन का भी, पीआईएल का भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी कॉन्सेप्ट आया है कि कोई भी आदमी अगर पब्लिक राइट के थ्रू पब्लिक के लिए अगर कोई पीआईएल डालना चाहता है तो वो भी डाल सकता है। सो वहाँ लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता। सो बेसिकली ऑल अबाउट दिस मेजर दी related to judiciary. We'll see some of these things in the judiciary also. So this is all about. Thank you. अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी समझ में आए उन लोगों को आगे फॉरवर्ड करिए। और भगवान आपको बल बुद्धि विद्या दे, आपको धन सुख समृद्धि दे, एंड आपको एम्पावर करे कि आप ये सारी चीज़ें आगे लोगों में बांट सके। धन्यवाद।